हमारे देश के प्राइवेट स्कूल सचमुच इस लायक हैं कि वहां अपने बच्चों को भेजकर पेरेंट्स बेफिक्र हो सकते हैं। जिन स्कूल्स को कभी शिक्षा का मंदिर बोला जाता था, आज वही स्कूल ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बड़ा स्कैम चला रहे हैं। आसाराम के कई भक्त आपको आज ये कहते हुए मिल जाएंगे कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज इंडिया में स्कूल वर्ड सुनते ही हमें प्राइवेट स्कूल्स के नाम ही याद आते हैं। सरकारी स्कूलों के नाम लेने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। इंडिया में आज बेसिक एजुकेशन के नाम पर सरकारी स्कूल्स को खत्म कर दिया गया है और पेरेंट्स के मन में यह बात डाल दी गई है कि बच्चों का फ्यूचर तभी सेफ और सिक्योर हो पाएगा जब वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेंगे। यानी कि आज पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर के लिए प्राइवेट स्कूल्स के पीछे पड़े और कुछ भी करने को तैयार हैं। इससे एक बात बहुत साफ है कि अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन क्या हमारे देश के प्राइवेट स्कूल्स सचमुच इस लायक हैं कि वहां अपने बच्चों को भेजकर पेरेंट्स बेफिक्र हो सकते हैं, वो भी इस कीमत पर कि बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को अपने घरों और जमीनों को बेचना ना पड़े। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के नाम पर हर जगह पर आपको प्राइवेट स्कूल देखने को मिल जाएंगे। इन स्कूलों ने अपना कुछ ऐसा माहौल बना लिया है कि पेरेंट्स स्कूल की हर एक डिमांड को पूरा करने में लगे हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनके बच्चों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई रूल नहीं बनाया है, लेकिन वो रूल्स ये स्कूल फॉलो करते हुए दिखाई नहीं देते। स्कूल जो चीजें पेरेंट्स से खरीदने को कहता है, मार्केट में बहुत कम पैसे में ये चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल उन सेम प्रोडक्ट्स को स्कूल का लेवल लगाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें कई गुना ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के साथ सिर्फ एक यही दिक्कत नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आज प्राइवेट स्कूल से जुड़े हर उस ब्लैक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जिसे समझे बिना अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल्स में कराना ना समझी होगी। आपको लगता होगा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से सिर्फ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें अच्छा खासा मुनाफे का गेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि आज भारत में स्कूल खोलने का जो नियम है उसके तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, वो सिर्फ एक सोशल वर्क की तरह ही काम कर सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं खोले जाते, लेकिन जो चीज कानून में लिखी है उसे अगर वैसे ही फॉलो किया जाएगा तो कानून बनाने का इंडिया में फायदा नहीं है। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था और इसमें स्कूल्स के लिए कहा गया कि अगर किसी स्कूल को खोलना है तो उसे या तो कोई नॉन प्रॉफिट सोसाइटी बनानी होगी या फिर कोई ट्रस्ट, या फिर उसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत नॉन प्रॉफिट एसेट बनाकर इसके तहत स्कूल खोलना होगा। इस बात से आपको ये समझ आ गया होगा कि प्राइवेट स्कूल से कोई भी सीधे तौर पर प्रॉफिट नहीं कमा सकता, लेकिन इसका एक टेढ़ा रास्ता जरूर है और इस टेढ़े रास्ते से ही स्कूल के मालिक पैसा कमाते हैं और ये मालिक अपने स्कूल बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट कराते हैं। जिन स्कूल्स को कभी शिक्षा का मंदिर बोला जाता था, आज वही स्कूल ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बड़ा स्कैम चला रहे हैं। ये स्कूल महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कई बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रॉफिट कमाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम पर स्कूल खोलने के नाम पर ऐसे लोग मिलेंगे जिनका इस सेक्टर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। ये लोग नेता होते हैं, माफिया होते हैं और कुछ तो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं। इससे इन लोगों को यह फायदा होता है कि वो इन स्कूल्स के थ्रू अपनी इमेज को पॉलिश करते हैं। अपने कामों को सोसाइटी में सही साबित करने में ये स्कूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आसाराम के कई भक्त आपको आज ये कहते हुए मिल जाएंगे कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि उन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, और इस तरह से कई करप्ट लोग अपना सोशल बेस और फाइनेंस दोनों मजबूत कर लेते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट सोसाइटी खोलकर ही स्कूल चलाना है तो उसे कोई एजुकेशन सेक्टर वाला भी बिना किसी स्कैम के खोल सकता है और समाज की मदद कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहां भी होती है क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान अगर ईमानदारी के साथ स्कूल खोलने की कोशिश करता है तो उसे इतने सारे अप्रूवल से गुजरना पड़ता है कि बिना घूस खिलाए और बिना ऊपर तक की पहुंच के उसे स्कूल खोलने की मान्यता नहीं मिलने वाली। इसलिए ऐसे में जब कोई स्कूल खोलने के लिए अपने अप्रूवल का इंतजार करता है तो उसमें इतनी मुश्किलें आती हैं कि या तो वो इस सेक्टर को खुद छोड़ देता है या फिर वो इसमें इतने पैसे लगा देता है कि जब स्कूल खुल के तैयार होता है तो वो उसे सोसाइटी की मदद करने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए एक धंधा बना लेता है। इसके अलावा अगर आप अपने इलाके में ये बात नोटिस करते हैं कि आपके इलाके में कोई नेता स्कूल का ट्रस्टी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी दो साइड होती है। पहला कि इससे वो अपने आने वाली फंडिंग को ब्लैक से व्हाइट करवा लेता है, और दूसरा ये कि अगर वो चुनाव लड़ता है तो स्कूल के जरिए एक सोशल इन्फ्लुएंस उस पूरे समाज में फैलती है। और तो और अगर वो चुनाव हार भी जाता है तो उस इलाके में रेलेवेंट बना रहता है, जिससे बतौर नेता ना तो उसकी पहचान खत्म होती है बल्कि वो बड़ी इज्जत के साथ उस इलाके में देखा जाता है।
यानी कि जो एजुकेशन कभी बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट के हाथों से सर्व होती थी, वो आज पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और माफिया के हाथों से सर्व होने लगी है। अब यहाँ पर आपको ये लगता होगा कि ये ब्लैक का व्हाइट, टैक्स की चोरी और मल्टीपल कंपनी को फायदा पहुंचाने का गेम आखिर प्राइवेट स्कूल से होता कैसे है। तो आइए इसे जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्कूल खोलने के लिए जब कोई किसी ट्रस्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है तो उसे उस इलाके के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर उस ट्रस्ट में पार्टिसिपेट करवाना पड़ता है, यानी कि उसका ट्रस्टी बनवाना पड़ता है। इस पर जो नियम है उसके हिसाब से ना तो कोई भी इंसान इससे पैसे कमा सकता है और ना ही कोई अपने परिवार के शख्स को उस ट्रस्ट में शामिल कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ सरकारी कागजों पर लिखी हुई बातें हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल के ट्रस्टीज मिल जाएंगे जो एक ही परिवार से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं और वो इन्हीं ट्रस्ट के जरिए अपने आप को मालामाल किए जा रहे हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई ट्रस्ट किसी स्कूल के लिए ज़मीन खरीदने जाता है तो उसे सबसे पहले तो टैक्स में बहुत भारी छूट मिल जाती है, जिससे वो बहुत कम दाम पर एक ज़मीन खरीद सकता है। इसके बाद जब स्कूल खुलता है तो एक होता है स्कूल जिसे चलाने वाला होता है ट्रस्ट, जिसके कुछ ट्रस्टीज होते हैं, और एक प्राइवेट कंपनी होती है जो स्कूल को हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाती है जो किसी स्कूल को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किताबें, ड्रेसेस और ऐसी ना जाने ही कितनी ही मिसलेनियस प्रोडक्ट्स। और सबसे बड़ा गेम यही होता है, क्योंकि जो ट्रस्ट से जुड़े लोग होते हैं वो इस प्राइवेट कंपनी के किसी न किसी तरीके से मालिक भी होते हैं, और इस तरह से स्कूल में लगने वाली हर चीज़, उस चीज़ को ये प्राइवेट कंपनी ही बड़े महंगे दामों पर स्कूल को बेचती है। और इससे होता यह है कि मार्केट रेट से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर ये लोग खुद रख लेते हैं, जो वापस से उन्हीं ट्रस्टीज के पास चला जाता है जो डायरेक्टली स्कूल को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि सरकार भले ही उन पर कोई कानून लगाती हो कि वो पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन वो पैसे कमाने के ऐसे कई रास्ते ढूंढ लेते हैं जिसका तोड़ आज सरकार के पास भी नहीं है। अब इस कंपनी से जुड़े हुए कोई भी ऑडिट की जानकारी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी तक पहुंच जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट भी इस तरह के मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देती, क्योंकि वो कंपनियां एक तरह से स्कूल से बहुत ज़्यादा सेपरेट होती हैं, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम और फोर्स या फिर रिसोर्स नहीं है कि वो ऐसी छोटी छोटी कंपनियों की ऑडिट करवाने बैठ जाए। इसी बात का फायदा ट्रस्टीज उठाते हैं और इन प्राइवेट कंपनियों के जरिए स्कूल को अपना बाजार बना लेते हैं और उसे एक बाजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें स्कूल किस तरह से बच्चे और उनके परिवार को परेशान करता है, उस पर अगर आप नजर डालें तो कई सालों की लगातार मेहनत के बाद एनसीईआरटी ने बच्चों के लिए कोर्स डिजाइन करके उनकी किताबों को भी डिजाइन कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनियां एनसीईआरटी की किताबों को अपने सिलेबस में नहीं लगाती, बल्कि उसकी जगह इन महंगी पब्लिकेशन की बेकार और नॉनसेंस किताबों को अपने कोर्स में या फिर अपने सिलेबस में लगाती हैं, जिनसे इन्हें तगड़ा मुनाफा मिल सके। और तो और ये किताबें ऐसी होती हैं कि एक साल की किताब को आप अगले साल के लिए बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि हर साल उनकी किताबों में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करके पुरानी किताबों को बेकार कह दिया जाता है, जिससे आपको हर साल एडमिशन के टाइम पर महंगी और नई किताब खरीदनी होती है। इस तरह से इन किताबों का सारा प्रॉफिट इन्हीं पब्लिकेशन के जरिए इन ट्रस्टीज को जाता है, और जो इन्हें सपोर्ट करते हैं और तो और कभी वो खुद ही मालिक होते हैं। अब हम आते हैं जरा ड्रेस पर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कराई जाती है वो होता है उनकी ड्रेस, क्योंकि किसी भी स्कूल की रिप्रेजेंटेशन उसकी ड्रेस और स्टूडेंट्स की तरफ से पहने जाने वाले उनके बैजेस, रिबन, स्वेटर, ब्लेजर से होती है। ऐसे में स्कूल बहुत स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को ड्रेस के नाम पर परेशान करता रहता है और हर बार अपनी ड्रेस में बहुत छोटे छोटे चेंज करके, जैसे कि डिजाइन को थोड़ा छोटा या बड़ा करके उसे फिर से कलर बदल के ड्रेस को बदलवा देता है। इससे होता यह है कि जिस ड्रेस को पहन के स्टूडेंट 2 या 3 साल तक स्कूल जा सकता था, वो सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर ही बदल दी जाती है और अगले साल फिर से पेरेंट्स को महंगे दामों पर बताई हुई ड्रेस खरीदी जाती है। और ये ड्रेस आपको स्कूल की ही डायरेक्ट की हुई किसी दुकान से खरीदनी पड़ती है। ये ड्रेस मार्केट रेट से इतनी महंगी होती है कि इतने रुपयों में आपको H&M या फिर लिवाइस या ऐसे ही किसी बड़े ब्रांड की शर्ट या फिर जीन्स बड़े आराम से मिल जाएगी। और तो और स्कूल की तरफ से लगने वाले जूते भी कहीं ना कहीं स्कूल के डिजाइन के हिसाब से ही कस्टमाइज किए जाते हैं, जो कि महंगे दामों पर स्कूल की तरफ से ही डिसाइड की गई दुकानों पर मिलते हैं, जिसका सीधा सीधा मुनाफा दुकान के साथ साथ स्कूल के ट्रस्टी को भी होता है। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी किसी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती कि वो जाकर थाने में या फिर कहीं पर अपनी शिकायत दर्ज करा पाए। इसके अलावा यही प्राइवेट स्कूल हर साल बच्चों से एडमिशन फीस के साथ साथ मिसलेनियस फीस, स्विमिंग पूल फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, डेवलपमेंट फंड, रिफंड और ना जाने कैसे कैसे फंड से पैसे लेते रहते हैं, जिनका सीधे तौर पर उनकी एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं होता। और तो और स्कूल में अगर किसी भी तरीके का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए भी सारे फंड इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स से लिए जाते हैं, जबकि स्कूल एक
सोशल वर्क के तौर पर खोले जाने वाला इंस्टीट्यूशन होता है और इन्हें कहा गया है कि स्कूल में किए जाने वाले हर प्रोग्राम का खर्चा स्कूल के ट्रस्टी स्कूल से होने वाले प्रॉफिट से देंगे। ऐसे एग्जांपल तो आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी आए होंगे कि कैसे टीचर्स डे पर या फिर चिल्ड्रंस डे पर बच्चे आपस में ही पैसे इकट्ठे करते हैं और बच्चों की तरफ से पैसे इकट्ठे करवाकर स्कूल में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और जो बच्चे इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते यानी कि फंड नहीं दे पाते, उन्हें पहले तो इवेंट्स में एंट्री नहीं दी जाती और दूसरा ये कि उनके मार्क्स काटने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर उनका रिजल्ट खराब करने की धमकी भी दी जाती है। अब अगर असली स्कैम की बात करें तो इसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए, क्योंकि स्कूल जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे ब्लैक से व्हाइट करने में लगे हुए हैं, उससे ये ज्ञान बांटने वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं लगते। क्योंकि इस ब्लैक टू व्हाइट के लिए एक प्रॉपर इंडस्ट्री काम कर रही है जिसमें रियल टाइम पर कई एजेंट्स इस काम को करवाने के लिए स्कूल और बिजनेसमैन दोनों से कमीशन खाते हैं। आपको बताएं कि जो कंपनियां भारत में बड़े स्केल पर बिजनेस करती हैं, उनका रेवेन्यू हजारों करोड़ में होता है और तो और उन्हें अपनी रेवेन्यू का 2% ट्रस्ट को देना होता है, जिससे भारत का डेवलपमेंट हो सके और उन गरीबों को भी शिक्षा और रोजगार जैसी जरूरी चीजें मिल सकें जो इस लायक नहीं है कि वो अपने दम पर यहाँ सब पा सकें। लेकिन इस CSR फंड को ये प्राइवेट स्कूल्स इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्लैक से व्हाइट करवा देते हैं। जब किसी कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% इस फंड के तहत देना होता है तो उसकी वैल्यू करीब 100 से 200 करोड़ के आसपास होती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी कमाई को दान कर देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो इस पैसे को स्कूल के ट्रस्ट को देते हैं कि वो इस स्कूल में लगाएं, लेकिन ये सब बस एक दिखावे की तस्वीर है। होता यह है कि कंपनी से पैसे प्राइवेट स्कूल वाले इसलिए भी लेते हैं ताकि वो उनमें से 10 से 20% कमीशन अपने पास रख सकें और बाकी के पैसे पीछे के रास्ते कंपनी को दे दें, जिससे पहले तो कंपनी को दान देने के नाम पर टैक्स में छूट मिल जाए और दूसरा उनकी रकम वापस उन्हीं के खाते में आ जाए, जिससे एक तो कंपनी के तौर पर ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं और दूसरा ये कि उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस तरह के प्राइवेट स्कूल को अपने दम पर चलाते हैं ताकि वो पैसों को इनडायरेक्टली इन्हीं स्कूल में फंड के तौर पर भेजकर वापस अपने पैसे ले ले। स्कूल के एजुकेशन पर भी बात कर लें अगर, तो स्कूल में एजुकेशन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान होता है वो होता है टीचर। लेकिन प्राइवेट स्कूल इन टीचर्स को भी कैसे परेशान करते हैं उसकी कहानी शायद आपको और हैरान कर दे। क्योंकि जब स्कूल को CBSE की तरफ से एफिलिएशन के लिए भेजा जाता है तो स्कूल के साथ एक NOC साइन करवाई जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाने का काम करेगा उसे राज्य सरकार के टीचरों के बराबर पैसे या फिर सैलरी दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले हर उस टीचर की हालत कैसी है आप उसे बड़ी आसानी से अपनी गली मोहल्ले के लोगों से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल ये NOC साइन करने के बावजूद भी इन टीचरों को राज्य सरकारों के टीचरों के बराबर पैसे नहीं देते और जो ये लोग सैलरी के तौर पर उन्हें देते हैं वो इतनी कम सैलरी होती है कि उसमें आज के समय में गुजारा कर पाना एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल बात होती है। कुछ स्कूल जिन्हें पकड़े जाने का खतरा होता है वो इसके लिए एक अलग गेम खेलते हैं। उसमें हायर होने वाले टीचरों को हर महीने उतनी ही सैलरी दी जाती है जितनी कि राज्य सरकार के टीचरों को मिलती है, लेकिन वो हर उस टीचर से साल के लिए एक चेक साइन करवा कर रख लेते हैं ताकि सैलरी क्रेडिट होते ही उनके बैंक से निकाल कर पैसे अपने पास रख लिए जाएं और असल में बहुत कम पैसे सैलरी के हिसाब से उनके अकाउंट में जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई नया टीचर किसी स्कूल को ज्वाइन करता है तो दिखाने के लिए उसे हर महीने राज्य सरकार के बराबर करीब 28,000 रुपए सैलरी के दिए जाएंगे, लेकिन टीचर से 22,000 रुपए के 12 चेक साइन करवा के रखे जाते हैं जो हर महीने सैलरी क्रेडिट होने के साथ ही स्कूल वाले निकाल लेते हैं और उनके अकाउंट में महज 6,000 रुपए बचते हैं। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है बल्कि एक एग्जाम्पल है कि कोई स्कूल किसी टीचर को कितना ज्यादा परेशान कर सकता है। अब ऐसे में टीचर कुछ बोलते भी नहीं क्योंकि कुछ बोलने पर उन्हें जॉब जाने का खतरा होता है और दूसरा ये कि उनके रिलीविंग लेटर पर कहीं ना कहीं ऐसा मार्क कर दिया जाता है कि दूसरी जगह उन्हें किसी टीचर की जॉब न मिल सके, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। खासतौर पर इन जैसे मामलों में ये लोग एक साथ हो जाते हैं। अगर एक ने भी इस गेम में सही होने का फैसला कर लिया तो बाकी का खेल भी खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लोग अपनी कम्युनिटी बनाकर चलते हैं। ऐसे में टीचर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता और एकमात्र ऑप्शन होता है कि वो इस स्कूल में पढ़ाते हुए बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वो सिर्फ इस बात की तैयारी करते रहते हैं कि कैसे एक सरकारी स्कूल में बेहतर जॉब मिल जाए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। अब अगर मान लेते हैं कि इन टीचर्स की सरकारी जॉब नहीं लगती है तो ऐसे में वो स्कूल के ही बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए फोर्स करते हैं। अब अगर ऐसे में ये बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते तो उन्हें मार्क्स काटने से लेकर स्कूल में परेशान करने तक की घटनाएं सामने आती हैं, जिसका पूरा जिम्मेदार स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। लेकिन उसे इन प्राइवेट कोचिंग से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ स्कूल का ही भला होगा,
स्कूल की इमेज पॉलिश होगी, क्योंकि वो बच्चा स्कूल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन सब के बावजूद भी इन प्राइवेट स्कूल के खिलाफ सरकार को चुप्पी मारकर बैठ जाना चाहिए, या फिर नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल्स की संख्या या एजुकेशन मॉडल को पूरे देश में लॉन्च करना चाहिए, जिससे बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ हो रहे स्कैम को खत्म किया जा सके? प्राइवेट स्कूल के स्कैम को लेकर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।